हेलो फ्रेंड्स, तब कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग नवोदय क्लास का जो है विद्यासागर का अंकगणित उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जिस चैप्टर का थ्योरी दिया हुआ है उस थ्योरी को भी बढ़िया से कवर किया जाएगा। और जो नवोदय का तैयारी कर रहा है, जो कर रही है स्टूडेंट, उन सब के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा है कि इस चीज़ पे हम खरी उतरेंगे। तो और जिसका मैथ कमज़ोर है वो भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। आप लोग आइए, बने रहिए, देखिए। आज हम पहला जो विद्यासागर का अंकगणित है उसका जो पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, संख्या पर आधारित प्रश्न उसमें दिया गया है। तो आज नंबर सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा उनका कुछ थ्योरी है जो कि देख लेते हैं, क्योंकि जिस थ्योरी के बेस्ड पे ही जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है। तो उनमें कुछ डिफिनेशन सब है, उन डिफिनेशन सब को कवर करेंगे, डिफिनेशन सब को देखेंगे कैसे क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस पर कैसे प्रश्न है। जब एक्सरसाइज में जाएंगे, जब नंबर बाय नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को खुद आइडिया लग जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, संख्या पद्धति। ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग जानते हैं किस चीज़ के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में। किस चीज़ के बारे में जानते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBER नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में हम लोगों को काउंटिंग सिखाया गया था, ठीक है, शिक्षकों के द्वारा। तो काउंटिंग जो सीखे थे हम लोग, कहाँ से शुरू होती है काउंटिंग? एक से शुरू होती है, एक से लेकर अनंत तक जाती है, ठीक है। उसी तरह से प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक गिनती की ही संख्या और कुछ भी नहीं है। वो क्या है? गिनती की ही संख्या है। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कहाँ से होता है? गिनती की संख्या में एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिट तक। ये जो जहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब समझ जाइएगा आप लोग, क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है मौखिक के रूप में। प्राकृतिक संख्या में क्या पूछ सकता है? आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? छोटी तो क्या होगा? एक ही है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इसमें हम एक एरो के पॉइंट में हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, क्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक, बड़ी तो पूछ नहीं सकता, बड़ी का तो अंत नहीं है, अनंत तक चला जाएगा बड़ी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? कहाँ से शुरू हुआ है? एक से शुरू हुआ है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा एक, आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
यानी इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, WHOLE, होल NUMBER नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या में जीरो अगर ऐड कर देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ने से पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जीरो सहित सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर? क्या बोले कि जीरो सहित यानी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर? अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आप लोग को खुद पता चल रहा होगा कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। बस प्राकृतिक संख्या में क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या लगा देना है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिट तक। इसी में जीरो को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस हो गया, पूर्ण संख्या बन गया। सिंपल है। चलिए पूर्ण संख्या के बाद अब जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर, NUMBER, इंटीजर नंबर। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये क्लास है ना, क्लास के जस्ट बगल में रोड है, तो गाड़ी सब और कुछ हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव सब में क्या होता है कि इसे कुछ सामान लेकर के बेचने के लिए आ जाता है, अपना बिजनेस करने के लिए आ जाता है, तो उन पे प्रचार प्रसार के लिए बाजा लगा के रखता है, साउंड लगा हुआ रहता है। तो वो कभी कभी आएगा तो डिस्टर्बेंस होगा, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। हम कर भी क्या सकते हैं, उसका भी वो रोज़गार है कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसको एक संख्या रेखा के माध्यम से समझना ज़्यादा आसान रहेगा, तो संख्या रेखा के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बिंदु रहता है, उस बिंदु को जीरो बोला जाता है। इस बिंदु के दाहिनी ओर की संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, और बाईं ओर की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आप लोग को पहले से भी पता होगा, तो चलिए इस पे 2 4 5 अंक दर्शाते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए इधर धनात्मक होता तो प्लस वाला होगा, 3 4 5, इधर ऋणात्मक है तो -1 -2 -3 -4 -5। देखिए बच्चों, ये जो जीरो के बाईं ओर की संख्या है, ऋणात्मक होता है, तो हम इधर से -1 लिखना शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी संख्या शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। कहाँ से, जीरो के पास से ही ना शुरू होगा। तो उसी तरह जैसे यहाँ जीरो के पास से 1 2 3 4 5 शुरू हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो माइनस वाली भी संख्या जो शुरू होगी, कहाँ से शुरू, जीरो के पास से ही तो शुरू होगी ना। तो यहाँ से भी -1 -2 -3 -4 -5, इसलिए इधर से हम -1 से नहीं लिखे, हम यहाँ से लिखे -1 से। क्लियर? तो ये जो है ना, यही जो कॉम्बिनेशन है ना धनात्मक और ऋणात्मक का, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखिए क्या कह सकते हैं कि जीरो सहित सभी ऋणात्मक एवं सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। बन गया डिफिनेशन। क्या बोले, जीरो सहित सभी ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। कितना आसान है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, पहले समझिए और उसके बाद लिखने के लिए आप लोग को समय दिया जाएगा, लिख लीजिएगा। अभी लिखना नहीं है, अभी आप लोग को बस कॉन्सेंट्रेट होकर रहना है, बोर्ड पे फोकस होकर रखना है, बोर्ड पे पूरा ध्यान लगा के रहना है, कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए। फिर देखिए आप लोग आधा से ज़्यादा चीज़ तो ऐसे ही सीख जाइएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बने रहिए, बस देखते चलिए कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे कैसे समझा रहे हैं। तो इसमें क्या हम बोले कि जीरो सहित
सभी जीरो सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक, जीरो सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में वही चीज़ जो अभी आपको जिसके माध्यम से हमने समझाया है, बस वही चीज़ है। एक संख्या रेखा ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो यही दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है ना, क्या कहलाता है? यहाँ पे जीरो दे दीजिए। यही दोनों चीज़ का ऋणात्मक और धनात्मक का कॉम्बिनेशन है, क्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, यानी इंटीजर नंबर कहलाती है। INTEGER, इंटीजर, NUMBER नंबर। देखिए स्पेलिंग इसलिए लगा देते हैं कि हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा मतलब आप नए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो मेरा राइटिंग का जो क्या बोलते तरीका क्या है, कैसे है, किस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से मोड़ते हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो उस तरह को अगर हम ऐसे करके लिख रहे हैं तो उस चीज़ को आइडिया आप लोग को अभी नहीं है। तो आप इससे क्या अभी शुरुआत में जब कुछ स्पेलिंग बताते जाएंगे तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि ई को सर कैसे लिखते हैं, डी को कैसे लिखते हैं, एफ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सम संख्या। क्या देखते हैं? सम संख्या दिया है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्याएं, सम संख्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में इवेन नंबर, EVEN, इवेन, NUMBER। ठीक है, इवेन नंबर। अब ये इवेन नंबर क्या होता है, यानी ये इवेन नंबर क्या होता है? इवेन नंबर को हमको क्या कह सकते हैं कि देखिए सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा वही सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्या बोले? सम संख्या यानी इवेन नंबर, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो 2 से पूरा यानी पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए, वही कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ले लीजिए आप लोग 4 2 से पूरा कट रहा है, 8 16 32 64 40, टोटल कितना लीजिएगा? बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ETC कर दीजिए। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 2 से पूरा कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या के बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विषम संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी इसको बोलते हैं ओड नंबर, ओड NUMBER, ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा नहीं लगे, जो 2 से पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे इसका कैसे बनेगा, क्या बोले, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो संख्या 2 से पूरा ना कटे, जो संख्या 2 से पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते
हैं। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 etc, मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भागने लगे, ठीक है, वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर। अब विषम संख्या के बाद हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। किस संख्या की ओर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है, यानी COMPOSITE, कंपोजिट NUMBER नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या कहलाती है कि संख्या तो अभी हम देखें सम और विषम, 2 प्रकार की संख्या देखें, इसमें भी भाज्य संख्या में भी हम लोग देखते हैं वैसी संख्याएं जो 1 से और खुद से कटे, 1 और खुद से कटे लेकिन उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए बेहतर तरह से। देखिए 4 लेते हैं, 4 देखिए 4 में क्या है, एक तो ये 1 से कटेगा, ठीक है, एक स्वयं से कटेगा। स्वयं का मतलब क्या हो गया, खुद, खुद बोले तो जो संख्या ये है, क्या है ये 4 है, तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा और खुद से ही कटेगा, लेकिन इसके अलावा भी एक संख्या और से कट रहा है ना, किसी संख्या से 2 से कट रहा है, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्योंकि इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 से लगेगा, 4 से लगेगा और 2 से लगेगा ना, है ना, 2 से अधिक गुणनखंड, तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और खुद या स्वयं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और खुद या स्वयं, खुद को ही स्वयं बोलते हैं, या आप खुद दीजिए या तो स्वयं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा 4, 6, 8, 9 etc कर दीजिए। देखिए 4 भी देखिए 1 से तो कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है, मतलब 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, लेकिन उसके अलावा भी तो है एक संख्या 2 से कट रहा है ना, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। फिर यहाँ देखिए 6 है, 6 में देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा और खुद से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा मतलब अन्य संख्या से भी कटना चाहिए तब ना भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अन्य संख्या क्या हो गया, यहाँ पे 2 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है ना, तो 2 और 3 क्या हो गया, अन्य संख्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर। फिर 8 देखिए, 8 में भी वही कंडीशन है, 1 से तो कट ही रहा है और खुद से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ अन्य संख्या से भी कट रहा है ना, 2 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है ना, तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, कभी कभी पूछ देता है, इसको एरो पॉइंट में जानते हैं,
सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? तो क्या हो जाएगा? 4 है, तो 4 हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4 हो जाएगा। क्योंकि 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, उसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा। 3 तो होगा नहीं, 3 भी मान के चलिए, 3 को भी लेंगे। छोटी संख्या का बात करेगा तो हम संख्या सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 भी तो नहीं होगा। 2 को देख लीजिए, 2 भी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, 2 भी नहीं होगा। अब 3 को ले लीजिए, 3 भी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, उसके अलावा अन्य संख्या से नहीं कट रहा, 3 भी नहीं होगा। तो 4 क्या है? 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या ही क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम NUMBER नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या अब क्या होती है? अभाज्य संख्या में क्या है कि से खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य का जस्ट उल्टा हो गया ये। भाज्य में 1 से भी कट रहा था, स्वयं से भी कट रहा था, उसके अलावा अन्य से भी कटेगा, तब उसको भाज्य बोलेंगे। लेकिन अभाज्य में क्या है? 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर? तो इसको लिखते हैं। गर्मी बहुत लग रहा है बच्चों। यानी 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? अभाज्य संख्या क्या? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका, यानी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ... etc। देखिए 9 क्यों नहीं हुआ? 9 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 9 में देखिए 1 से तो कट ही रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, और 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट भी रहा है ना, 3 से कट रहा है ना। तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, तो भाज्य संख्या हो जाएगी ना। इसलिए भाज्य संख्या में देखिए 9 दिए हैं, लेकिन इसमें 9 नहीं है। समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ से भी एक क्यू बन सकता है। इसका एक क्वेश्चन, क्यों बोले तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 से हम लोग शुरू करते हैं, तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 में देखिए 1 भी खुद है, और 1 से लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो 1 नहीं होता है, इस समय 2 से होता है। तो 2 को देख लीजिए, 2 1 से सबसे पहले तो अभाज्य संख्या पूछा गया है। यहाँ भाज्य लिख दीजिए हैं, अभाज्य यहाँ पे लिख दीजिए। अभाज्य संख्या में हम जानते हैं कि केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है। केवल कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो
इसका आंसर हो जाएगा कितना 2। क्यों होगा 2? क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी कि जो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। 3 भी है, लेकिन 3 क्या है? 3 तो 2 से बड़ा है ना। हम छोटा से छोटा का बात किए ना, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है ना, इसलिए 2 इसका आंसर। 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 चीज़ें इसमें और बचा है, हम साइड हो रहे हैं, ले लीजिए। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है। एक 2 संख्या और इसमें देख लेते हैं। चलिए, इसमें दो संख्या के बारे में और पढ़ लेते हैं। एक आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल, NUMBER, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q का रूप में मतलब क्या हो गया कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। भिन्न ही होता है ना, अंश बटा हर, वो वही ना भिन्न कहलाती है। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन जहाँ P और Q पूर्णांक हो, क्या हो, अभी जस्ट पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं, तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q नॉट इक्वल 0, Q जो नीचे में है, हर के पोजीशन पे है, हर के स्थान पे है, वहाँ पे Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। हम कह सकते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, कोमा Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0, Q के स्थान पे 0 यानी शून्य नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्या को ही क्या बोलेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल 0। ऐसी संख्याएं दे दीजिए, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 2/3, 5/4, 7/9, 5 ... etc। देखिए बच्चों, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो अपने मन से एक डाल सकते हैं ना, तो 5 भी क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ P/Q के रूप में लिखा गया ना, ये P हो गया तो ये Q हो गया, ये भी P हो गया तो ये Q हो गया, ये भी P हो गया तो ये भी Q हो गया। यहाँ 5 है, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो अपने मन से 1 दे सकते हैं, तो हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। या रूट वाला भी संख्या होगा। कैसी रूट वाली संख्या? जो रूट से बाहर आ सके पूर्ण रूप से जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगा, वो भी संख्या किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, √4 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, ये सब भी क्या है? परिमेय संख्या है, etc। क्यों? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √4 को वो हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 2, तो जोड़ा के साथ बाहर आता है ना रूट से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। तो अब 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 से फिर भागा देंगे 2 में, तो 2 ही बार में लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब भी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी,
ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फटाफट इरेज कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पसीना लग गया है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा लिखने में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल, NUMPER नंबर, इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, इस तरह से आप लोग का ये क्या हो जाएगा, संख्या के वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए ठीक है। अपरिमेय संख्या, देखिए क्या बोले हम, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ P और Q एक क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? देखिए अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ... एक और ले लीजिए, पाई ले लीजिए, ... इसको पाई बोला जाता है, etc। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, दर्शाया गया है किताब सब में, बुक सब में। पाई का मान 22/7 है। अगर 22/7 की बात किया जाए तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी P/Q के रूप में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पाई की बात करें तो पाई को एक अपरिमेय संख्या माना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह से नंबर आप लोग का हो गया। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको स्टार मार के समझ लीजिए। किसी भी संख्या के अंकों का दो मान होता है। समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी संख्या के अंकों का 2 मान होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? एक होता है जातीय मान, या इसी को बोलते हैं अंकित मान। दूसरा होता है स्थानीय मान या स्थानिक मान, ठीक है। एक जातीय मान को ही अंकित मान बोलते हैं, और एक होता है स्थानीय मान, या स्थानीय मान को ही स्थानिक नाम भी हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लीजिए 3, 1, 5, 7, 2, 4, 3, 2,
में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करें। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है बच्चों, ऐसा एक हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि इतना में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी 5 का स्थानीय मान भी पूछ रहा है और जातीय मान भी पूछ रहा है। तो क्या करना है, सिंपल, जहाँ पे 5 है उसके सामने ऐसे करके देंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब जब स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो स्थानीय मान का क्या मतलब है, ये 5 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और 5 के बाद कितना जीरो है, ये कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, 5 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा यही कहलाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, या इसी को बोलते हैं स्थानिक मान। समझ में आया? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, जातीय मान। अब यही 5 का फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, जातीय मान पूछा जा रहा है। तो जातीय मान क्या हो जाएगा, जिसका जातीय मान पूछता है वही हो जाता है जातीय मान। अगर 5 का पूछा जातीय मान तो 5 हो जाएगा, 1 का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, 3 का पूछेगा तो 3 हो जाएगा। जो संख्या का जातीय मान पूछता है वो वही संख्या होता है। ठीक है, तो ये 5 जो हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका जातीय मान या अंकित मान। अंकित मान। तो इसके बाद का थ्योरी जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का बचा है भाज्यता की जांच, वो पढ़ेंगे। और थोड़ा सा बचा है लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, लगातार 20 सम संख्या का योग ज्ञात करें। इस प्रकार का जो क्वेश्चन सबके लिए जो फॉर्मूला कुछ आता है उस फॉर्मूला को देखेंगे और प्रत्येक फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ताकि अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड हो गए हैं, तो आई होप कि ले लिए होंगे। तो आप अब आज जो थ्योरी बताया है, सारा का सारा थ्योरी एक अच्छे से कॉपी बनाइए, उसमें नोट्स एक सुंदर और फ्रेश राइटिंग में नोट्स बना करके इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए और मेहनत कीजिए। माँ बाप के कहा सुना मानिए, माँ बाप के अनुसार चलिए। ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आप लोग का जिसका भी बेस कमज़ोर है, वो 10th पास आउट हो या 11th पास आउट हो या 12th पास आउट हो, अगर उसको लग रहा है कि सब मेरा बेस कमज़ोर है, नीचे का बच्चे सब विद्यार्थी सब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया ये सवाल बता दीजिए, सिस्टर ये सवाल बता दीजिए, तो वहाँ पर हम लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। किसी उस ढंग से शिक्षा शुरू में ना मिला हो, या टीचर अच्छे तरह से बतलाया था लेकिन हम मेहनत नहीं कर पाए, हम उस टाइम समझ नहीं पाए। तो आज इसके माध्यम से आप लोग के पास वीडियो पहुंच रहा है, तो आप लोग मन लगा के मेहनत कीजिए और देखिए, आगे देखिए, देखते जुड़े रहिएगा। और बहुत कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर चीज़ों देने का, बेहतर से बेहतर तरीक़ा से बताने का आप लोग को प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।